नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और IQ क्लासेस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं वो है यूनियन बजट ऑफ 2021। इसके विषय में आप लोगों ने बीते 4-5 दिनों में खूब सुना होगा। इसके विषय में कितने यूट्यूब पर वीडियोज़ या फिर जितने न्यूज़पेपर में कितने तरह के आर्टिकल्स, और इसके विषय में आपने खूब सुना होगा। आज जो डेट है वो 6 फरवरी 2021 है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज ये बजट को अनाउंस हुए जो है कि लगभग 6 दिन हो चुके हैं। इसके विषय में लगभग हर तरह की बातें हो रही हैं कि ये जो यूनियन बजट है वो देश के हित में है। इकोनॉमिक रिकवरी आगे लाने के लिए इस बजट को लाया गया है, इससे देश का कल्याण होगा। वही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अपना जो बजट है वो देश विरोधी है या फिर एनडीए गवर्नमेंट ने अपने हित में इस बजट को लाया है। अब इसमें कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है, हम किसी एक के पक्ष में जाने से बेहतर है कि हम इसके पूरे मुद्दे को बारीकी से समझ लें, पूरे पॉइंट को। हम जब इस पूरे मुद्दे को, पूरे पॉइंट को बारीकी से समझ लेंगे कि इस बजट में है क्या क्या, इस बजट को किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया है, तो हम अपने आप ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि क्या वास्तव में ये जो बजट है वो देश विरोधी है या फिर देश के हित में है, रिकवरी लाने के ओर है। और अंत में आप लोगों से ये उम्मीद रहेगी कि इस पूरे वीडियो को देखते हुए और इस वीडियो को देखने के अंत में आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो बजट है आप लोगों को क्या लगता है कि वास्तव में ये जो बजट है ये देश के हित में है या देश के अनहित में है। ओके, तो हम इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने वीडियो को, अपने क्लास के आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो आज का अपना जो यूनियन बजट है वो क्या कहता है। यूनियन बजट 2021, इसके पॉइंट पे जाने से पहले हम जरा बजट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये बजट होता क्या है। देखिए, इस बार का जो बजट है उसमें एक नया इनोवेशन भी हुआ है। कौन सा इनोवेशन हुआ है इसको जानने से पहले हम अगर बजट को पहले बारीकी से समझें तो ये जो बजट है वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में दिया गया है। और इस आर्टिकल में बजट वर्ड का यूज कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे हमें जिस टर्म का यूज मिलता है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये होता क्या है, इसके तहत ये एक तरह का डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, मतलब कि अगर हम बात करें 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर का, तो 2021 के 1 अप्रैल से लेकर 2022 का 31 मार्च तक का जो ये पीरियड है इसे हम कहेंगे 1 फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट एक एस्टीमेट लेकर चलती है। नॉर्मल हम देखते हैं कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक बड़ा प्लानिंग करने से पहले हम एक एस्टीमेट लेकर चलते हैं कि इतना हमारा आय रहेगा, इसके हिसाब से हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, इतना हम खर्च करेंगे, और इस तरह से अपना जो सिस्टम रहेगा वो चलेगा। उसी तरह से जो गवर्नमेंट भी है वो गवर्नमेंट अपना एक एस्टीमेट बनाकर चलती है कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो इनकम है वो इनकम कहाँ कहाँ से आने वाला है और उन इनकम के आधार पे हम एक्सपेंड कहाँ कहाँ करने वाले हैं, किन किन सेक्टर में हम इसको किस हिसाब से कितना कितना एक्सपेंड करेंगे। इन सारे बातों का और इन सारे डिटेल्स का एक डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी को बजट कहा जाता है। इसका नाम बजट पड़ा कैसे, तो अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो फ्रेंच का एक वर्ड है बोगीट, BOUGETTE करके एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लेदर बैग। पहले होता क्या था कि अपने पार्लियामेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते थे वो एक चमड़े के बैग में पूरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को, जो बजट का जो पेपर डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को एक लेदर बैग में करके और लेके जाते थे उसको अनाउंस करने के लिए, उसको भाषण देने के लिए। और वो जो लेदर बैग था उसी बैग को फ्रेंच जो लैंग्वेज में है उसे कहते हैं बोगीट। उसी बोगीट वर्ड से इसका नाम पड़ा बजट। और बीते कुछ समय से तो निर्मला सीतारमण जी जो है अपने इस समय की वर्तमान जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वो पिछले कुछ समय से इसका जो है कि लेदर बैग के जगह पे एक लाल रंग का बही खाते टाइप का एक कपड़ा यूज करती थी। और इस बार तो और ही अलग एक इनोवेशन देखने को मिला है कि जो पहले कपड़ा या फिर लेदर बैग हुआ करता था उसके जगह पे जब इन्होंने पार्लियामेंट में जाकर जब इसे ओपन किया, रेड कलर के फोल्डर को जब ओपन किया तो उसमें टैबलेट निकला। यानी कि इस बार का जो अपना बजट है वो बजट एक तरह का कह सकते हैं कि डिजिटल बजट इस बार पेश किया गया है, पेपरलेस बजट। इस बार का जो बजट है वो क्या है, पेपरलेस बजट है। डिजिटल बजट, टैबलेट के माध्यम से उन्होंने
जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि टैबलेट के माध्यम से उन्होंने डिजिटल टाइप में इस बार का बजट उन्होंने पेश किया है। तो अगर हम इसके विषय में बात करें कि ये बजट बनाता कौन है, इस बजट को लाने के पीछे किन किन का हाथ होता है, तो इसमें होता है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री होता है, वित्त मंत्रालय हुआ, फिर से कुछ नीति आयोग के भी कुछ उसमें रिपोर्ट देखे जाते हैं, उसके बाद से जो अपना इकोनॉमिक सर्वे आता है, इन सारे रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए एक बजट लाया जाता है, जो बजट एक फाइनेंशियल ईयर में एक देश का, अपने इंडिया का जो इनकम है और उस इनकम के हिसाब से जो एक्सपेंड करने का जो भी प्रोसीजर है, इन सारे प्रोसीजर का एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, यही होता है बजट। आई होप बजट के बारे में आप लोग पूरा संतुष्ट हो गए होंगे, बजट के बारे में समझ लिए होंगे। अगर हम बात करें इस बार के बजट का, 2021 के बजट का, तो इस बार का बजट जो है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भाषण देते हुए इसका अनाउंसमेंट किया है। ये जो अनाउंसमेंट का जो भाषण था वो लगभग 112 मिनट का भाषण, लंबा भाषण चला था। अगर इसके बारे में एक और बात अगर हम देखें तो अपने वर्तमान जो है कि फाइनेंशियल मिनिस्टर के नामे एक और भी रिकॉर्ड है कि पिछला जो अपना बजट आया हुआ था, ये जो बजट है, निर्मला सीतारमण जी तीसरा अपना फाइनेंशियल जो है कि भाषण दिए हैं, तीसरा अपना बजट पेश की है वो। तो पिछला जो इनका भाषण था बजट से रिलेटेड 2020 का जो भाषण था, वो भाषण अब तक का सबसे लंबा जो है कि स्पीच रहा है। लगभग 2 घंटे 42 मिनट का वो स्पीच था और उसके बाद वो बेहोश हो गई थी, 2 पेज बाकी लग गए थे। वही जो है कि स्पीच अब तक का सबसे लंबा स्पीच है, वो किनके द्वारा, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। वही इस बार भी अपना बजट जो है कि पेश की हैं और ये इस बार का भाषण चला है लगभग 112 मिनट का, 1 घंटे 52 मिनट का। अगर हम बात करें इस बार के बजट का, तो जो मेन उसका जो थीम, हर बार के बजट का एक स्पेशल थीम होता है। इसी तरह इस बार का जो थीम है वो आत्मनिर्भर भारत से मिलता है और जो इस बार का थीम है वो आत्मनिर्भर भारत से के थीम के साथ साथ जो है कि इकोनॉमिक रिकवरी पे पूरी तरह से केंद्रित है। पूरे जो है कि अगर हम यूनियन बजट का अगर हम समरी निकालें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अपना जो देश है, उस देश में चूंकि आप लोगों को पता है कि 1 साल लगभग हो चुके हैं, 1 साल से अधिक हो चुके हैं कोरोना वायरस का जो है कि पैंडेमिक भारत में छाए हुए, जिसके चलते इकोनॉमिक जो है काफी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, काफी नीचे गिर चुका था अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को सुधारना ही इस बार के बजट का जो है मेन केंद्र मुद्दा है, सेंटर पॉइंट है। तो इकोनॉमिक रिकवरी हम किस तरह से करेंगे, इकोनॉमी में किस तरह से हम बदलाव लाएंगे, किस तरह से उसको रिकवर करेंगे, यही मेन मुद्दा इस बार के अपने बजट का है। अगर इस बार के बजट का हम बात करें तो ये जो बजट है वो 6 पिलर्स पे आधारित है। गवर्नमेंट ने इसको 6 पिलर्स पे इसको विभाजित किया है, जो है कि अपना बजट, उसमें जो पहला जो पिलर निकल के आता है वो आता है हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब कि जो इस बार का बजट है, चूंकि इस बार का जो कोरोना पैंडेमिक के वजह से हेल्थ सेक्टर में काफ़ी इनोवेशन, काफ़ी चेंजिंग देखने को मिला है। अलग अलग लैब बनाना, टेस्टिंग सेंटर बनाना, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो पहला गवर्नमेंट का जो पिलर है बजट में वो है हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरा अगर हम देखें तो वो है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इस बार काफ़ी ध्यान दिया गया है कि इकोनॉमी रिकवरी में कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड होता है, रोड का निर्माण करना हुआ, ब्रिज बनाना हुआ, रेलवे, मेट्रो, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, और जब इन तरह के डेवलपमेंट होंगे तो इंडिया जो है कि डेवलपमेंट वाले पाथ पे आगे बढ़ेगा। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट लाया गया है। जो थर्ड अपना 6 पिलर है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फोर्थ है वो री इन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब कि इस बार का जो अपना बजट रहा है वो बजट इन 6 पिलर्स पे आधारित रहा है, और इन्हीं 6 पिलर्स पे आधारित होकर जो है कि देश में ये सोचा जा रहा है, ये टारगेट है पूरे देश का, अपने गवर्नमेंट का, कि किसी ना किसी तरह से इस बजट के माध्यम से हम अपने देश में इकोनॉमिक रिकवरी ला पाएं। और इकोनॉमिक रिकवरी से ही रिलेटेड जो है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने देश में कौन सा रिकवरी आने वाला है, वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी का मतलब कि एक बार वी का जो फर्स्ट लाइन होता है जो नीचे की तरफ गिरता है, वो ये बताता है कि इकोनॉमी एक बार तो नीचे गिरा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसके बाद तुरंत ही काफी तेजी से इकोनॉमी जो है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है ऊपर बढ़ रहा है। तो यही होता है वी शेप्ड रिकवरी, एक बार नीचे गिरा फिर ऊपर उठा, ये होता है वी शेप्ड रिकवरी। और एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अपने देश में वी शेप्ड रिकवरी ही देखने को मिलेगा। और
इन्हीं सारे मुद्दों पे ये बात चल रही है। अब अगर हम बात करें कि अपने इस बार के बजट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन बातों को अगर हम लें, तो अगर इस रिलेटेड अगर बात किया जाए तो आएगा कि हेल्थ सेक्टर जो है कि इस बार का हेल्थ सेक्टर पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में 2.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया है, जिसमें से 35,000 करोड़ जो रुपीज़ हैं वो जाएंगे कि वैक्सीनेशन में, वैक्सीन से रिलेटेड जो भी खर्च होने वाले हैं उनमें जाएगा लगभग 35,000 करोड़। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने देश में इस बार चूंकि पहले इसके बारे में हम लोग सब जान चुके हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम का घोषणा किया था कि स्टार्टअप के लिए, नए स्टार्टअप के लिए, नई कंपनियां लाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए जो पीएलआई स्कीम का गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके तहत होता क्या है, पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब कि जो भी कंपनियां भारत में आएंगी, आप आइए, आकर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करिए, अपने देश यहाँ से दूसरे जगह एक्सपोर्ट करिए। इन सारे प्रोसीजर में आप लोगों को टैक्स में कुछ कमी दिया जाएगा, आप लोगों को काफ़ी हद तक देश से इंडिया से जो है कि स्कीम का राहत मिलेगा। तो पीएलआई स्कीम के तहत वो जितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें न कि ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, जबकि उन्हें कुछ हेल्प भी किया जाएगा। आया बात समझ में? तो इसके तहत अब नई कंपनियां आएंगी, इसमें एक टैक्स हॉलीडे का भी प्रोविजन किया गया है कि कुछ दिन, जैसे टैक्स हॉलीडे का मतलब कि मान लीजिए एक कंपनी आया इंडिया में, अपना कंपनी स्टैब्लिश किया, इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया, और स्टैब्लिश करने के कुछ दिन तक, मान लीजिए कि अगर 2021 के जनवरी में उन्होंने यहाँ पे कंपनी डाला, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि लगभग 2 साल 3 साल के लिए उसे टैक्स फ्री कर देगी कि आपको 2 साल 3 साल तक गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है, उसके बाद हम आपसे टैक्स लेंगे। यानी कि ये जो टर्म है 2 साल से 3 साल का, जिसमें गवर्नमेंट उस कंपनी से टैक्स नहीं ले रही है, इसी टर्म को हम कहते हैं टैक्स हॉलीडे। तो पीएलआई स्कीम के साथ साथ गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलीडे का भी प्रोविजन किया है। टैक्स हॉलीडे के बारे में बताया है कि अगर नए स्टार्टअप होते हैं, उस स्टार्टअप के तहत जो है कि गवर्नमेंट टैक्स एक तो कुछ दिन तक लेगी ही नहीं, और उसके बाद लेगी तो काफी कम लेगी टैक्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही क्षेत्र में जो है कि 2 लाख कंपनियों को, 2 लाख छोटे छोटे कंपनियों के एमएसएमई का दर्जा दिया गया है। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का मतलब कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब लघु, और मीडियम का मतलब मध्यम जो है कंपनियां हैं, छोटे से लेकर मध्यम स्तरीय तक जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों को एमएसएमई का दर्जा दे देने का मतलब कि उन्हें टैक्स में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिल जाएगा, उन्हें कुछ नए स्कीम का उन्हें हेल्प मिलेगा, उन्हें गवर्नमेंट के तरफ से और कोई सहायता दिया जाएगा, जिसके चलते अब छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे स्टार्टअप इंडिया में देखने को मिलेंगे, जिससे डेवलपमेंट हुआ, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी हुआ, कई तरह के लोगों का व्यवसाय वहां से शुरू होगा, लोगों को वहां पे नौकरियां मिलेंगी। इसके तहत इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इसमें नजरिया दिखाया गया है। अब अगर हम आगे बात बढ़ाएं तो इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का है जो है लिमिट, उसे 74% तक बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बैंक सेक्टर का, तो बैंक सेक्टर में गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपीज का एक फंड बनाया है। इसके तहत होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि पहले होता था कि अगर किसी भी बैंक से आदमी कोई भी लोन लिया, और लोन लेकर अगर बड़ा रकम है तो लोन लेकर भाग जाते थे, लोन लेकर फरार हो जाते थे, और जब तक ये रकम काफी बड़ा ना हो, 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का, जब तक ये बड़ा रकम ना हो तब तक गवर्नमेंट उसके पीछे ज्यादा सीरियस वहां पे कार्यवाही नहीं करती थी, और जिसके तहत यहाँ पे कई केस देखने को मिला। अब गवर्नमेंट का ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति 20 लाख से भी 20 लाख तक का भी कोई अगर लोन लेकर भगता है या फिर फरार होता है, उसके पीछे काफी सख्त तरह का कार्यवाही की जाएगा। और इसके साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति बैंक में डालने से पहले थोड़ा सा उसका गारंटी भी थोड़ा सोचता है कि क्या हमारा पैसा जो अगर बैंक में हम डाल रहे हैं वो सेफ भी है या नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मान के चलिए कि 10 लाख रुपए अगर बैंक में जमा हुआ है, उस 10 लाख रुपए जमा कर देने के बाद कुछ दिन बाद पता चला वो बैंक बैठ रहा है, उस बैंक का जो है कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन दबा और बैंक बंद होने लगा। बंद होने के बाद पहले होता क्या था कि बैंक के आप जाइए बैंक पे अपना पैसा निकाल दिए, बैंक के आगे नोटिस लगा दिए रहेंगे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, आप इतना तक निकाल सकते हैं तत्काल में। लेकिन अब क्या है कि अगर आपका पैसा उसमें जमा है, बैंक बैठे या न बैठे, बैंक बंद हो या कुछ भी हो, आपका 5 लाख रुपए तो कम से कम आप निकाल ही लेंगे एक बार में।
तो अगर 5 लाख रुपए आप एक बार में निकाल लेते हैं तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि इससे लोगों के अंदर अब कॉन्फिडेंस आएगा। बैंक में पैसा अगर रख भी रहे हैं तो बैंक में पैसा रखने के पीछे उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, इससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हम बात करें इस बार का जो बजट है वो बजट एनआरआई लोगों को भी ध्यान में रखा है। एनआरआई लोगों के लिए क्या कहा गया है कि जो भी एनआरआई का मतलब, अगर एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन वो लोग होते हैं जो है तो इंडिया के सिटीजन लेकिन विदेश में जाकर, चाहे वो एजुकेशन पर्पस से, चाहे वो जॉब के पर्पस से, चाहे किसी भी पर्पस से विदेश में रह रहे हो, उन्हें हम कहते हैं एनआरआई। अगर इसके बारे में डिटेल अगर जानकारी लेना हो तो हमने एक पिछले इसका वीडियो बनाया था एनआरआई का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप जाकर जरूर देखें। तो एनआरआई जो लोग हैं उनके लिए भी एक यहाँ पे प्रोविजन किया गया है कि इसके तहत लोग जो है एनआरआई जो है वो इंडिया में आए और सिंगल कंपनी या सिंगल वन पर्सन कंपनी, सिंगल पर्सन कंपनी भी अपना चला सकते हैं। मतलब कि सिंगल पर्सन कंपनी का मतलब वही मान के चलिए जो अभी एमएसएमई मैंने बताया कि माइक्रो लेवल का जो कंपनियां हैं वो एक व्यक्ति उसका मालिक होगा। अब ये उन्हें झंझट नहीं रहेगा कि आए एक बोर्ड बनाए, बोर्ड में एक सीईओ हो, एक एचआर हो, एक मैनेजर हो। ये सारा बोर्ड बनाने से बढ़िया, इन सारे बड़ा एक टीम बनाने से बढ़िया कि आप सिंगल कंपनी भी, सिंगल पर्सन कंपनी भी चला सकते हैं। आप रहे बाहर में, भले कोई दिक्कत नहीं है, आप एनआरआई बने रहिए, आप बाहर से कमाइए, बाहर में अपना जॉब करिए, लेकिन जो वहां से आपने कैपिटल अर्न किया है उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में करिए। इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि वो व्यक्ति आया, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन कंपनी खोला, यहाँ पे अपना कुछ स्टाफ इकट्ठा किया, स्टाफ इकट्ठा करके आप ये संभालिए, आप ये संभालिए, 2-4 लोगों को अपना काम बांट के अब चला गया वहाँ पे, अपना कमा रहा है वहाँ पे, जॉब वो वहाँ पे कर रहा है, लेकिन वहाँ का जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया जहाँ, और उस पैसे के माध्यम से यहाँ पे इंडिया में लोगों को जॉब मिलेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक काफ़ी लोगों की आर्थिक परिस्थितियाँ सुधरेंगी। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि एनआरआई लोग भी बाहर से आएंगे, यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इस यहाँ पे इस बार के बजट में जो है कि 75 ईयर्स से अधिक के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या कहा गया है कि वो लोग जो गवर्नमेंट पेंशन या फिर जो भी पेंशन उठाते हैं उस पेंशन में उन्हें होता है कि उन्हें आईटीआर भरना पड़ता है, जो है कि टैक्स भरना पड़ता है। उस टैक्स के विषय में क्या कहा गया है कि इस बार का जो बजट है वो ये कहता है कि जो 75 ईयर्स से अधिक के लोग हैं वो अपना जो है कि उनका जो पेंशन आ रहा है उस पेंशन का इनकम टैक्स भरने उन्हें बार बार बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, बार बार सीए हायर नहीं करना पड़ेगा। जो बैंक है वो बैंक ऑलरेडी पहले से ही उनका जो है टैक्स काट कर उन्हें पैसा दे देगी। ये काफ़ी कोई बहुत बड़ा राहत नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग अब बुजुर्ग हो चुके हैं, घर पर अगर बाई चांस अगर घर पर बैठे हैं, कोई उनका घर पर अगर कोई है नहीं, इस मामले में क्या होगा कि उनका जो है कि जो अकाउंट में पैसा आ रहा है वो ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। अब इन्हें बार बार जाकर टैक्स भरना या फिर सीए को हायर करना, इन सारे झंझट से इन्हें कुछ राहत मिलेगा। आया बात समझ में? अब अगर हम थोड़ा सा इसके विषय में बात करें कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपने बजट में जो पैसा आता है उस पैसे को एक्सपेंड करता है। ये पैसा आता कहां से है, ये पैसा जाता कहां है, इन सारे मैटर को अगर हम बढ़िया से समझ लें तो बजट के बारे में हमारी काफी अच्छी पकड़ बन जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट को नॉर्मली जो पॉपुलेशन है, जो आम जनता यही चाहती है कि हमारा गवर्नमेंट इधर इधर इन्वेस्टमेंट करे, कंपनियां खोल दे, यूनिवर्सिटी खोल दे, हॉस्पिटल खोल दे, लेकिन आखिर भैया वो पैसा आएगा, अगर पैसा उसके पास हो तभी तो वो करे। तो ये पैसा आता कहाँ से है, इसके बारे में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का जो इनकम है उस इनकम का जो सबसे मेन जो सोर्स है वो होता है बोरोविंग, मतलब कि ऋण लेना, कर्ज लेना। विदेशों से अमेरिका हुआ, जापान हुआ, इन सारे देशों से इंडिया जो है कि कर्ज लेता है, और ये जो उसका बोरोविंग का जो कंडीशन है यहीं से सबसे मोटा रकम आता है, जो है कि अपने इंडिया के बजट का लगभग 36% इनकम जो है कि आता है कहां से, बोरोविंग से। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो जीएसटी से आता है 15%। उसके बाद आता है इनकम टैक्स, आईटीआर, इनकम टैक्स रेवेन्यू जो है 14% है। उसके बाद कॉर्पोरेट, फोर्थ नंबर पे आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, महिंद्रा, ये सब जो कंपनियां हैं, इन कंपनियां जो है कि अपना कंपनी चलाते हुए इनका जो इनकम टैक्स जो एक तरह से देते हैं, इन्हें कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स। ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट के बजट के इनकम का जो है लगभग चौथा स्थान पे आता है। इस यहां से निकलता है इनकम का लगभग 13%। ये तो है मोटा मोटा कि कहाँ से इंडियन इनकम, गवर्नमेंट का इनकम होता है और भी लिस्ट, लेकिन जो मेन 4 लिस्ट हैं वो आपको मैंने बताया। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये एक्सपेंड किस हिसाब से करते हैं, तो देखिए अभी हमने इनकम में आपको बताया कि जो सबसे अधिक जो इनकम का स्रोत है वो क्या है, बोरोविंग। अगर भैया कोई भी ऋण लेगा तो उसे चुकाना भी तो है, उसका जो है कि
इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करना है। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर ऋण ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो अगर एक्सपेंडिचर का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आय का अगर एक्सपेंडिचर होता है वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट में लगभग 20% ऑफ इनकम चला जाता है गवर्नमेंट का लिया गया ऋण का ब्याज चुकाने में। उसके बाद रहा दूसरा स्थान पे देखें तो स्टेट को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लक्ष्मीकांत के बुक में काफ़ी स्पष्ट तरीके से समझाया है कि इंडिया में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है स्टेट गवर्नमेंट उसे वसूलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो सिर्फ खुद नहीं पचा लेता है, खुद हजम नहीं करेगा, उसमें से कुछ परसेंट रुपए, तकरीबन 42% उसका जो इनकम है वो देता है वो स्टेट को। स्टेट के पास भी कुछ पैसा जाता है। तो ये जो सेंटर से स्टेट के पास जो पैसा जा रहा है वो होता है लगभग 16%, यानी कि दूसरे स्थान पे ये आता है कि इंडियन गवर्नमेंट के बजट का जो इनकम है इसका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो दूसरे स्थान पे आता है 16% के साथ। स्टेट में कुछ पैसा देता है। तीसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल स्कीम्स लाएगा उस सेंट्रल स्कीम के तहत इंडियन गवर्नमेंट का 14% इनकम चला जाता है। उसके बाद डिफेंस में अगर हम देखें तो 8%। ये जो है कि इंडियन गवर्नमेंट के बजट का इनकम और साथ में एक्सपेंडिचर, किस तरह से गवर्नमेंट का इनकम हो रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट अपने पैसे को एक्सपेंड कर रही है। ये जो अपना गवर्नमेंट का पूरा बजट का ये सब सारा प्रोसीजर होता है। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।